ईमानदारी पर भी आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि आप लोग ईमानदारी को बहुत हल्के में लेते हैं। कल ही हम आपसे मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे और आज एक बड़े कलाकार की मृत्यु का समाचार आ गया। इरफान खान की मृत्यु की खबर सुनकर मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये उनकी नियति थी या फिर उनके शरीर में आया एक टेक्निकल ग्लिच था, यानी जन्म के साथ ही उनकी मृत्यु का दिन तय हो गया था, या फिर एक बीमारी ने उनका सफर अचानक से रोक दिया और वो जहां पर पहुंचे हैं वो अपनी मेहनत से पहुंचे थे, यानी उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी थी या फिर किस्मत ने उन्हें सब कुछ दिया था। ये एक ही सवाल के दो अलग अलग पहलू हैं। फिलहाल इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन इरफान खान जाते जाते अमर होने का एक फॉर्मूला हम सबको जरूर दे गए हैं, और यह फॉर्मूला है मौलिकता और ईमानदारी। मौलिकता के सामने मृत्यु का कद भी छोटा हो जाता है। इरफान खान ने जीवन भर ईमानदारी और नैतिकता से काम किया, और इसके लिए वो किसी के सर्विलांस में नहीं थे, ना ही उनके ऊपर किसी ने सीसीटीवी कैमरे लगा कर रखे थे ये देखने के लिए कि वो दिन में कितने घंटे काम करते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। वो सिर्फ अपनी ईमानदारी और परिश्रम के दम पर आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज हम इरफान खान के जीवन और उनकी मृत्यु के जरिए अमर होने के इस फॉर्मूले का विश्लेषण करेंगे। और यह भी विडंबना देखिए कि जिस व्यक्ति को करोड़ों लोग दिल से चाहते हैं, आज उसकी अंतिम यात्रा में सिर्फ 12 लोग उनके साथ थे। मृत्यु सिर्फ किसी मनुष्य का शरीर छीनती है, लेकिन बेईमानी आत्मा की मृत्यु का कारण बनती है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के काम करने का तरीका बदल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग घरों से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जो छात्र हैं वो घर पर ही क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे हैं। शादियां अब ऑनलाइन होने लगी हैं, यहां तक कि अब लोग प्रार्थनाएं भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाकर नहीं बल्कि अपने घरों में ही कर रहे हैं। लेकिन यह सब तब तक अधूरा है जब तक आप पूरी तरह से ईमानदार नहीं बनेंगे। बेईमानी से किए गए काम, नकल से पास की गई परीक्षा और धोखे की नींव पर खड़े रिश्ते व्यक्ति, परिवार, समाज और देश की आत्मा को मार डालते हैं। इसलिए आज हम आपको डीएनए की ईमानदार वाली पाठशाला में लेकर चलेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के इस संकट में अगर आपको वाकई अपने जीवन में बदलाव लाना है, आपने सारे बदलावों के बारे में सोच लिया, आपने सारे बिजनेस मॉडल्स के बारे में सोच लिया, लेकिन उनके मूल में जो सबसे बड़ी भावना छिपी है वो ये है कि आपको ईमानदार रहना होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो देश, जो समाज और जो लोग अब इस पॉलिसी को अपनाएंगे वही जीवित रहेंगे और वही आगे बढ़ेंगे। कैसे, ये आज हम आपको बताएंगे। और आखिर में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कैसे चीन को जल्द ही उसकी बेईमानी की कीमत चुकानी पड़ सकती है। चीन ने कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया से झूठ बोला और अब दुनिया चीन को सबक सिखाना चाहती है। अब खबर यह आई है कि करीब 1000 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां चीन छोड़ने की योजना पर काम कर रही हैं। वो चीन से बाहर जाना चाहते हैं और भारत इन कंपनियों का नया ठिकाना बन सकता है। यानी भारत के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। ये कंपनियां भारत की अर्थव्यवस्था का रुख पलट कर रख सकती हैं। ये आज आपको देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के 36 दिनों बाद शर्तों के साथ सबसे बड़ी छूट दे दी है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि फंसे हुए मजदूर, पर्यटक, श्रद्धालु और छात्रों को अपने घर वापस भेजा जा सकता है। फंसे हुए लोगों की वापसी के लिए राज्यों को नोडल एजेंसी बनानी होगी और इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। फंसे हुए लोगों को स्क्रीनिंग करनी होगी और जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं है उनकी वापसी की जा सकती है। घर वापसी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बसों को सैनिटाइज करना होगा। वापसी के बाद लोगों की फिर से जांच करनी होगी और इन्हें होम क्वारंटाइन करना होगा। विशेष करके जो प्रवासी मजदूर और कोटा या अन्य जो छात्र छात्राएं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनके लिए एक सुखद संवाद है। ये लगातार गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर फीडबैक लिया जा रहा था। सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी ये मांग पहले ही कर रही थी। मैंने पहले ही प्रधानमंत्री जी को एक प्रस्ताव दिया था, एक प्रपोजल दिया था कि मुफ्त में इन लोग को अपना घर पहुंचा देना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों को घर पहुंचा देना चाहिए। इस बीच तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में करीब 1000 मजदूरों ने घर वापसी के लिए प्रदर्शन किया और पुलिस पर पत्थरबाजी की। राजस्थान के नागौर में भी मजदूरों ने अपने घर वापस जाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। कोरोना संक्रमण
के बढ़ते मामलों की वजह से पंजाब सरकार ने राज्य में कर्फ्यू को 2 हफ्ते और बढ़ा दिया है। पंजाब में अब 17 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इससे पहले कर्फ्यू की अवधि 3 मई को खत्म हो रही थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कल से गैर कंटेनमेंट इलाकों में कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी जाएगी। अमरिंदर सिंह ने यह भी निर्देश दिया कि बाहर से पंजाब आने वाले लोगों को 21 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। पंजाब में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 322 है। राज्य में अब तक कोरोना से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मेडिकल और पुलिस टीम कानपुर के जुगियाना मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव लोगों को लेने गई थी। तभी करीब 50 से 60 लोगों ने इस टीम पर हमला कर दिया। उनको आइसोलेट करने के लिए पुलिस टीम गई थी और पुलिस टीम ने उन सबको लेकर के उनको क्वारंटाइन में डाल दिया था। उसके बाद जो वहाँ पे टीम थी तो ये लोग पीछे से कुछ नई उम्र के लड़के आए। उन लोगों ने इनके पुलिस टीम का इस बात का विरोध कर रहे थे कि इनको क्वारंटाइन में फैमिली मेंबर्स को न ले जाया जाए। उस पर उनसे बातचीत हुई, उस पर इन लोगों ने पथराव किया। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हेल्थ वर्कर्स और पुलिस पर हमला करने वालों को सख्त सजा देने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। कोरोना वॉरियर्स पर हमला ये सीधे सीधे व्यवस्था को चुनौती देने जैसी स्थिति है और इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिहार के मोतिहारी में भी लॉकडाउन के दौरान इलाके का दौरा करने गई पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। पुलिस वालों ने बाहर घूम रहे लोगों को घर के अंदर जाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा था। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में नया सत्र सितंबर से शुरू करने की सिफारिश की है। यूजीसी ने कहा है कि इसके लिए नामांकन अगस्त से शुरू किया जाना चाहिए। यूजीसी ने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को जुलाई में कराने की और एमफिल पीएचडी छात्रों को 6 महीने का विस्तार भी देने की सिफारिश की है। विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि छात्रों का वाइवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराया जाना चाहिए। यूजीसी ने एक अहम सिफारिश हर विश्वविद्यालय में कोविड-19 सेल का गठन करने की भी की है। कोविड-19 सेल छात्रों के सत्र और पढ़ाई से जुड़े मुद्दों पर फैसले ले सकेगा। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1000 के पार हो गई है। देश में अब तक 31,787 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 1008 लोगों की मौत हो चुकी है। वायरस के संक्रमण से 7,797 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,813 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 71 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को नया सुझाव दिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाए। ये फैसला प्रधानमंत्री के 2 गज की दूरी बरतने के मैसेज के बाद लिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग से समाज से दूरी बनाने का संदेश जा रहा था, जबकि इस शब्द के इस्तेमाल का मकसद एक दूसरे से दूरी बनाने का संदेश देना था। देश के 31,787 कोरोना केस में से 20,000 से ज्यादा मामले सिर्फ 5 राज्यों के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 9,318 मामले हैं। यहाँ कोरोना से 400 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना के केस बढ़कर 3,774 हो गए हैं। गुजरात में कोरोना से 181 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,314 है और यहाँ 54 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 2,364 हो गए हैं। यहाँ 51 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद 2,115 हो गई है। राज्य में 36 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर के 14 कारोबारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि आजादपुर मंडी के जिन इलाकों में कोरोना के मामले सामने आए हैं उन्हें सील कर दिया गया है। देखिए, वहाँ पे प्रॉपरली डिसइंफेक्शन किया जा रहा है। जिस जगह पर जो वो पाया गया पॉजिटिव पेशेंट, उसके साथ दुकानें वगैरह सील कर दी गई है। प्रॉपर डिसइंफेक्शन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और जो भी इसके अंदर प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। नवी मुंबई की कृषि उत्पादन बाजार समिति यानी एपीएमसी मार्केट में भी कोरोना के 10 मामले सामने आए हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने एपीएमसी के उन ब्लॉक को 14 दिनों तक बंद करने का आदेश दिया है जहां संक्रमण के मामले मिले हैं। 50 बैंक डिफॉल्टर्स की कर्ज माफी को लेकर राहुल गांधी के बयान को केंद्र सरकार ने गलत बताया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को कर्ज माफी और कर्ज को बट्टे खाते में डालने का अंतर समझने के लिए पी चिदम्बरम से ट्यूशन लेनी चाहिए।
राइटिंग ऑफ करना, एक अकाउंट्स की प्रक्रिया जो यूपीए के समय में भी थी, सब समय है, तो ये राइटिंग ऑफ का मतलब माफ किया ये समझना जानबूझकर गलत प्रचार का एक नमूना है और यही करने में अब कांग्रेस लगी है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी राहुल गांधी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स के नामों का खुलासा किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार अपने करीबी मित्रों के कर्ज माफ कर रही है। देश में खेती किसानी और अनाज उत्पादन पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया है कि इस बार लक्ष्य से ज्यादा अनाज का उत्पादन होगा। कृषि मंत्री ने कहा है कि देश में जरूरत से ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। गर्मी की फसलों की बुआई पर लॉकडाउन का असर नहीं हुआ है। कटाई का भी काम चल रहा है और किसानों से अनाज खरीदा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान अनाज, सब्जियां और दूध की कोई कमी नहीं है। सब्जियां प्रचुर मात्रा में उतनी नहीं मिलती होंगी, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं मिलता देश में जो ये कहे कि सब्जी मुझे मिली ही नहीं। किसान की नेक नियति भी देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि सारा कामकाज स्मूथ चलता रहा और भाव भी नहीं बढ़े। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद देश की जीडीपी में कृषि का योगदान पहले से कम नहीं होगा। कोरोना वायरस की महामारी देर सवेर तो खत्म हो ही जाएगी, लेकिन खत्म होने से पहले यह महामारी हमारे जीवन को और जीवन जीने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी और इस बदलाव की शुरुआत आपके जीवन में हो भी चुकी है। इन्हीं बदलावों के साथ आपको अपने अंदर ईमानदारी का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण भी अब दोबारा से लाना होगा, क्योंकि ईमानदारी के बगैर ये सारे बदलाव सिर्फ एक धोखा साबित होंगे। इसलिए इन सारे बदलावों के पीछे जो मूल भावना है वो ईमानदारी की है। इसलिए और अभी तक आपके साथ ईमानदारी के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। लोग आपसे ये तो कह रहे हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे, लेकिन वो लाइफस्टाइल तब कामयाब होगा जब ईमानदारी आएगी। इसलिए आज हम आपको कोरोना वायरस के बाद की दुनिया में ईमानदारी का महत्व समझाना चाहते हैं। अभी की तरह कोरोना वायरस के खत्म हो जाने के बाद भी अब बहुत बड़ी संख्या में लोग घरों से ही काम करेंगे, जिसे आप वर्क फ्रॉम होम कहकर पुकारते हैं। बड़ी संख्या में अब छात्र ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। न जाने स्कूल और कॉलेज कब खुलेंगे, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई होगी। परीक्षाएं भी शायद ऑनलाइन ही होंगी। जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। दफ्तर के कर्मचारियों के साथ होने वाली मीटिंग्स भी अब ऑनलाइन होने लगेंगी। बिजनेस ट्रिप्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और यहां तक कि शादी विवाह जैसे समारोह और धार्मिक स्थलों के दर्शन भी आपको ऑनलाइन ही करने पड़ सकते हैं। लेकिन घर पर रहकर आप दफ्तर का काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रहे हैं या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा? छात्र घर पर पढ़ाई करते हुए और परीक्षाएं देते हुए नकल तो नहीं कर रहे, इसका पता कैसे चलेगा? जिस मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे के दर्शन आप घर से ही कर रहे हैं, उसे लेकर आपके मन में कितना श्रद्धा भाव है, यह पता करने का पैमाना क्या होगा? इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो है आपकी नैतिकता। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने घर बैठे हुए खाना ऑर्डर करते हैं, वो खाना कितना स्वच्छ होगा, उस खाने को, उस भोजन को लाने वाला जो डिलीवरी बॉय होगा वो कितना साफ सुथरा होगा, वो कोविड-19 का कैरियर भी हो सकता है और हो सकता है कि वो कंपनी इसको लेकर सारे एहतियात बरतती हो। ये उस कंपनी की नैतिकता और ईमानदारी पर निर्भर करेगा। आपकी नैतिकता आपकी ईमानदारी के साथ मिलकर यह तय करेगी कि आप कोरोना वायरस से बचने के बाद कपटता का शिकार होंगे या नहीं। इसलिए आज हम बेईमानी नाम की इस महामारी का इलाज ईमानदारी और नैतिकता के नजरिए से ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी की एक बहुत मशहूर कहावत है जिसे आप सब लोग अब भूल चुके हैं। वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी ही सबसे बड़ी और सबसे अच्छी नीति है। लेकिन क्या ये बातें किताबों से बाहर निकलकर कभी हमारे जीवन का हिस्सा बन पाएंगी या बन पाई हैं? आज आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जैसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन ऑनेस्टी की पॉलिसी को हमने सिर्फ किताबों में बंद करके छोड़ दिया है। कभी कभार इम्तिहान में इसका इस्तेमाल हो जाता है। इसे आपको कुछ उदाहरणों और आंकड़ों की मदद से आज हम समझाने की कोशिश करते हैं। वर्ष 2015 में अर्न्स्ट एंड यंग
द्वारा किए गए एक सर्वे में भारत की हर 5 में से 3 कंपनियों ने यह माना था कि वो अपनी वित्तीय जानकारियों को गलत तरीके से पेश करती हैं, यानी धोखेबाजी करती हैं। 60% कंपनियों ने अकाउंट्स में की गई इस गड़बड़ी को सही माना, जबकि इन कंपनियों के 66% अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने माना कि उनकी कंपनियां नैतिकता और ईमानदारी का पालन नहीं करती। कई बार लोग सोचते हैं कि बिजनेस करने का पहला तरीका यही है कि आप पूरी तरह से ईमानदार हो ही नहीं सकते, थोड़ी बहुत बेईमानी तो करनी ही पड़ेगी, तभी कंपनियां चलेंगी। 2019 में मैकेफी द्वारा की गई एक सर्वे में 35% भारतीयों ने माना कि उनके साथ ऑनलाइन डिस्काउंट के नाम पर धोखा हुआ है। त्योहारों के मौसम में यह धोखाधड़ी बढ़कर 60% तक हो जाती है, यानी भारत के लोग त्योहारों के पावन अवसर को भी बेईमानी के कारोबार में बदल देते हैं। चाहे आप घर के पास की दुकान से सामान खरीदें या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करें, आप समाज में फैली बेईमानी वाली बीमारी से बच नहीं सकते, मिलावट से बच नहीं सकते, चाहे खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो या कोई और। ऐसे लोग जो दफ्तरों में दिन भर काम करते हैं और दावा करते हैं कि उनका काम उन्हें थका देता है। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग जब घर पहुंचते हो तो कहते हैं आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत काम किया, और उनका ऑफिस उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं देता। सब लोग यही कहते हैं। उन लोगों के लिए भी आज हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। कर्मचारियों के कामकाज पर नजर रखने वाली एक सॉफ्टवेयर कंपनी टाइम डॉक्टर द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक कर्मचारी आपस में गैर जरूरी बातचीत करके ऑफिस टाइमिंग का 14% समय बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद 11% समय की बर्बादी के लिए कामकाज के दौरान कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में आने वाली खराबी जिम्मेदार होती है। कर्मचारी 11% समय मीटिंग्स में गैर जरूरी बहस या बातचीत करके बर्बाद करते हैं, जबकि 9% समय की बर्बादी इंटरनेट सर्फिंग की वजह से होती है। अब मान लीजिए कि कोई कर्मचारी 9 घंटे की शिफ्ट करता है अपनी नौकरी में और वो इन सभी तरीकों से समय की बर्बादी भी करता है, तो वो बहुत मुश्किल से दिन भर में सिर्फ कुछ घंटे ही ईमानदारी से काम कर पाता होगा, क्योंकि इसमें वो चाय पीने के लिए भी जाता है, इस दौरान 9 घंटे की शिफ्ट में वो लंच ब्रेक भी लेता है, और इसके अलावा जो हमने बाकी सारी बातें आपको बताई वो भी होती हैं। तो काम कितने घंटे होता होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। टीम लीज वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस में काम करते हुए ज्यादातर कर्मचारी अपना 32% समय यानी करीब 2.5 घंटे एक दिन में सोशल मीडिया पर बिताते हैं, और इससे प्रोडक्टिविटी में 13% की कमी आती है। इससे ज्यादा भी हो सकती है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के आईटी सेक्टर में काम करने वाले 99.8% कर्मचारी घर से काम करने के लायक ही नहीं है, यानी आईटी सेक्टर में सिर्फ 0.2% कर्मचारी ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हुए भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इस सर्वे के मुताबिक 95% कर्मचारी कुछ नया सीखना और समझना चाहते ही नहीं है। वो ना तो कुछ नया सीखते हैं, ना कुछ नया समझना चाहते हैं, जबकि 71% कर्मचारियों के पास ना तो कोई योजना है और ना ही उन्हें यह पता है कि वो ऑफिस से दूर रहकर भी ईमानदारी से अपना काम कैसे करेंगे। यह स्थिति तब है जब भारत में सिर्फ आईटी सेक्टर में ही करीब 50 लाख लोग काम करते हैं और भारत की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 8% है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी क्षेत्रों का क्या हाल होगा। एक ईमानदार छात्र ही आगे चलकर ईमानदार व्यापारी बनता है, उद्योगपति बनता है, नेता बनता है या फिर कर्मचारी बनता है। लेकिन भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भी ईमानदारी की बातें सिर्फ किताबों में हैं। वर्ष 2017 में केसलर इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा किए गए एक सर्वे में 86% छात्रों ने माना था कि उन्होंने अपने स्कूल में किसी न किसी तरीके से नकल की है। 54% छात्रों ने नकल को जायज ठहराया था। नकल करने वाले 97% छात्रों ने माना था कि वो कभी नकल करते हुए पकड़े ही नहीं गए, यानी नकल तो सब करते हैं, पकड़े बहुत थोड़े लोग जाते हैं, और हम समझते हैं कि जो पकड़ा गया उसी ने नकल की है। 76% छात्रों ने किसी दूसरे छात्र के असाइनमेंट का एक एक शब्द कॉपी करने की बात मानी है। 79% छात्रों ने माना है कि उन्होंने अपने असाइनमेंट को इंटरनेट पर मिली जानकारियों को कॉपी पेस्ट करके पूरा किया है, खुद समझकर नहीं किया। 28% छात्रों ने यह भी दावा किया कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए उन्होंने अपनी जगह किसी और को बैठा दिया। 72% छात्रों ने माना कि उन्होंने परीक्षाओं में चीटिंग करने के लिए मोबाइल फोन, टैब्स या लैपटॉप्स का इस्तेमाल किया है। इस सर्वे में शामिल सिर्फ 12% छात्र ऐसे थे जिन्हें नकल करना अनैतिक लगता है, गलत लगता है, सिर्फ 12%। अब आप सोचिए, सिर्फ 12% ईमानदार छात्रों के दम पर नैतिक रूप से सुदृढ़ एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है। और जब इन सब लोगों को आप
घर से काम करने की छूट देंगे, ऑनलाइन परीक्षाएं देने की छूट देंगे, ऑनलाइन क्लासेस में बैठने की छूट देंगे, तो ये लोग कितनी ईमानदारी और कितनी निष्ठा के साथ अपना काम करेंगे। तो ऐसे में भारत का क्या होगा? आपने कई बार देश के अलग अलग राज्यों से आई वो तस्वीरें देखी होंगी जिनमें छात्र बड़े पैमाने पर नकल करते हैं। कई जगहों पर तो बाकायदा दीवारों पर चढ़कर खिड़कियों से छात्रों को नकल की पर्चियां पकड़ाई जाती हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ऐसी तस्वीरें आप हर साल देखते हैं। ये परीक्षाओं के दौरान की तस्वीरें हैं। लेकिन नकल वाली ये अनैतिकता सिर्फ उन छात्रों में ही नहीं है जो परीक्षा केंद्रों पर जाकर परीक्षा देते हैं। जो छात्र भविष्य में ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे और ऑनलाइन परीक्षाएं भी देंगे, वो भी नकल के नए नए तरीकों का सहारा ले सकते हैं और लेंगे भी। इसलिए सिर्फ सवालों का सही सही जवाब देना ही परीक्षा नहीं होता, बल्कि बिना नकल किए ऐसा करना असली परीक्षा होती है। इसलिए कोविड-19 के बाद जो नया दौर शुरू होगा उसमें हमें यह समझना होगा कि हम अपनी परीक्षाओं को लेकर, अपनी सीखने की इच्छा को लेकर, अपने काम करने की इच्छा को लेकर कितने गंभीर हैं और कितने ईमानदार हैं। क्या हम वाकई काम करना चाहते हैं? क्या हम वाकई पढ़ाई करना चाहते हैं? क्या हम वाकई परीक्षा इसलिए दे रहे हैं ताकि हम अपने आप को टेस्ट कर सकें? सिर्फ दफ्तरों और स्कूल कॉलेजेस में ही नहीं, बल्कि ये बेईमानी हमारे रिश्तों में भी आ गई है। एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के 55% विवाहित पुरुष और महिलाएं जीवन में कम से कम एक बार अपने जीवन साथी को धोखा दे चुके हैं। इस सर्वे में भारत के 48% शादीशुदा लोगों ने यह माना कि अपने जीवन साथी के अलावा किसी और से प्रेम करना गलत नहीं है। लॉकडाउन के दौरान ही रिश्तों की परिभाषा भी अब बदलने लगी है। लोग अब एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं, इसलिए लोगों के बीच द्वंद्व और विवाद भी बढ़ रहे हैं। जब आप दफ्तर जाते हैं और दिन भर व्यस्त होने का दावा करते हैं, नाटक करते हैं व्यस्त होने का, तो किसी को यह पता नहीं चलता कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप अपने रिश्तों को लेकर ईमानदार हैं या नहीं, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी विंडो मिलती है बाहर जाने की और आप वहां जाकर कुछ भी कर सकते हैं। आपके अपने परिवार वालों को यह नहीं पता होता कि आप दफ्तर में कितना काम करते हैं। बहुत सारे लोगों के परिवारों को शायद पहली बार पता लगा होगा इस दौरान जब वर्क फ्रॉम होम हुआ होगा कि उनके परिवार के जो सदस्य घर से काम कर रहे हैं वो एक दिन में कितना कम काम करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने झूठी ईमानदारी के इन सारे दावों के पर्दे गिरा दिए हैं। अब लोग एक छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे को धोखा देने लगे हैं और ये धोखे रिश्तों में भी दिए जा रहे हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं आज कि चाहे लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करनी हो, चाहे एक कर्मचारी के तौर पर निष्ठा से अपना काम करना हो, या फिर बिना बेईमानी किए रिश्तों को निभाना हो, ये सब तभी संभव है जब आप ईमानदारी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आगे जीवन में आपको दोबारा लॉकडाउन में जाना पड़े या हो सकता है लॉकडाउन ही आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, तो ये सारी धोखाधड़ी अब नहीं चलेगी। अब आपको ईमानदार होना ही पड़ेगा। कोरोना वायरस से लड़ने का फॉर्मूला तो प्रयोगशालाओं में बनाया जा सकता है, इसकी वैक्सीन एक न एक दिन आ ही जाएगी, लेकिन ईमानदारी का फॉर्मूला सिर्फ नैतिकता की प्रयोगशाला में ही तैयार हो सकता है। नैतिकता और ईमानदारी कपट और बेईमानी को हराने वाला रामबाण इलाज है। उदाहरण के लिए, कोरोना वायरस के बाद आपकी ईमानदारी सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके पूरे समाज को बचाने की कुंजी बन जाएगी। यह कोरोना वायरस का जो संकट आया है, इसका इलाज ही ईमानदारी पर आधारित है। जो ईमानदार नहीं है वो ना खुद बचेगा और ना ही अपने समाज को, अपने परिवार को बचा पाएगा। अगर आप अपनी बीमारी के लक्षण छिपाएंगे, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर झूठ बोलेंगे, तो यह पूरे समाज और पूरे देश के खिलाफ की गई सबसे बड़ी बेईमानी होगी। और अगर आप ईमानदार बनेंगे तो आप सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आप ईमानदारी से क्वारंटीन में रहेंगे, ईमानदारी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो आप अपने अलावा बाकियों की जान भी बचा पाएंगे और इसी ईमानदारी के बल पर आप कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। इसलिए यहां भी ईमानदारी की जरूरत है। ईमानदारी के ये गुण सरकारों या एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले सर्विलांस से नहीं आएंगे। इसके लिए आपको अपने अंदर नैतिकता का सर्विलांस सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। दुनिया भर में जब तक ईमानदारी नहीं आएगी तब तक ऐसी महामारियों के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर ही रहेगी और हो सकता है कि कुछ समय के लिए बेईमानी आपके लिए सफलता का एक शॉर्टकट बन जाए, जैसा कि अब तक होता आया है। लेकिन अंत में आपकी ईमानदारी ही आपको दौड़ में सबसे आगे रख पाएगी। लेकिन हमारे देश में
लॉकडाउन उल्लंघन करने की तस्वीरें और स्वास्थ्य कर्मियों पर होने वाले हमले की तस्वीरें बताती हैं कि हम बेईमान तो हैं ही, हम नैतिकता का भी पालन नहीं करना चाहते। ये ईमानदारी सर्विलांस से भी नहीं आएगी और डर से भी नहीं आएगी, डंडे से भी नहीं आएगी। आज कोई भी व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ 2000 रुपए का नोट भी उठाने से घबराता है। वो इस डर से उस नोट को नहीं उठाएगा कि कहीं उसे इस नोट के जरिए कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो जाए। लेकिन ये डर आपकी आत्मा का शुद्धिकरण नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम आप डर की वजह से कर रहे हैं, ईमानदारी की वजह से नहीं। सड़क हादसे में जान गंवाने का डर हमें हेलमेट लगाने या सीट बेल्ट बांधने के लिए बाध्य नहीं करता, बल्कि ज्यादातर लोग चालान से बचने के लिए ऐसा करते हैं। सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा किए गए एक सर्वे में 10 में से 6 भारतीयों ने यह माना था कि उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बिना टेस्ट दिए ही बनवा लिया था, रिश्वत के आधार पर, रिश्वत देकर। 42% लोगों ने माना था कि वो दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते, जबकि 63% लोगों ने गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट न बांधने की बात स्वीकार की। हो सकता है कि यह आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा हो, क्योंकि चुपचाप किए जाने वाले इन सर्वेज में भी कितने लोग ईमानदारी से सच कहते होंगे, सच बोलते होंगे, ये बताना भी मुश्किल है। अब सवाल यह है, क्या भारत हमेशा से बेईमान लोगों का देश रहा है? इसका जवाब है नहीं। आज से करीब 2300 वर्ष पहले ग्रीस से एक इतिहासकार भारत आया था और इस इतिहासकार का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि भारत के लोगों के लिए सत्य और सदाचार बहुत महत्व रखते हैं और ईमानदारी को तो भारत के लोग सबसे बड़ा सद्गुण मानते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा कि उस जमाने में भारत के लोग अपने घरों पर ताला नहीं लगाया करते थे, क्योंकि उन्हें चोरी का कोई डर था ही नहीं। इसी तरह 5वीं शताब्दी में चीन से भारत आए महान बौद्ध संत फैक्सीन ने भी भारत के विषय में लिखा था कि यहां के लोगों को बहुत कम मौकों पर ही न्याय मांगने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भारत के लोग नैतिकता का पालन करते हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि भारत की सड़कें चोरों और डाकुओं से मुक्त हैं। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीन के दार्शनिक हुएन त्सांग ने भी यह लिखा था कि भारत के लोग अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं और हर काम में ईमानदारी बरतते हैं। प्राचीन भारत में लोग ईमानदार थे, क्योंकि तब कौटिल्य जैसे दार्शनिक ये जानते थे कि भ्रष्टाचार कैसे किसी भी समाज को हमेशा के लिए बीमार कर सकता है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और उनका मानना था कि भ्रष्टाचार तभी फैलता है जब इसे करने के लिए लोगों को कोई प्रलोभन दिया जाता है। लेकिन आज के दौर में यह प्रलोभन सिर्फ रुपए पैसे का नहीं, आपके सोशल मीडिया पर आने वाले लाइक्स का लालच भी काम में मन न लगने की एक वजह बन सकता है। आज के जमाने में तो लोकप्रियता भी इसी शॉर्टकट से मिलती है। बहुत सारे लोगों को अब ये बात समझ में आ गया कि वो जितने विवादित बयान देंगे, जितनी देशद्रोही बातें करेंगे, उन्हें उतने ही ज्यादा उनके जो संदेश हैं वो वायरल होंगे और उन्हें उतनी ही ज्यादा लोकप्रियता मिलेगी। और इस बेईमानी के पीछे एक वजह भारत के समाजवाद को भी माना जाता है। आजादी के बाद भारत ने सोशलिज्म यानी समाजवाद को अपनाया। इसका मकसद गरीबों और कमजोर लोगों का उत्थान करना था, लेकिन लाल फीताशाही, अफसरशाही और कामकाज के सरकारी तरीकों ने समाजवाद जैसे अच्छे विचार को भ्रष्टाचार की मशीनरी में बदल दिया। समाजवाद के नाम पर जो नेता हमारे देश में आए, उन नेताओं ने जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बनाई, जो आज भी आपके सामने आपको वोट मांगने के लिए आपसे आती हैं, वो सारे नेता समाजवाद के नाम पर आज बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ियों में चलते हैं, महंगी गाड़ियों में चलते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं और किसी उद्योगपति से भी ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल इन नेताओं का है। और कहने को ये नेता अपने आप को समाजवादी कहते हैं। आपको याद रखना है कि कोरोना वायरस के बाद भी एक युग परिवर्तन होगा। जैसे आज हम इतिहास का वर्णन ईसा के जन्म से पहले और ईसा के जन्म के बाद घटी घटनाओं के आधार पर करते हैं, उसी प्रकार आने वाले समय में हम बीसी यानी बिफोर कोरोना और एसी यानी आफ्टर कोरोना जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है आगे चलकर करें, जिनके जरिए हमें पता चलेगा कि कोरोना से पहले का समाज और कोरोना के बाद का समाज कैसा था। लेकिन एक बात तो तय है और वो ये कि अगर कोरोना वायरस के बाद आपने बेईमानी को अपनाया तो आप शायद मरेंगे तो नहीं, लेकिन आपकी वजह से एक समाज और उसका आप पर विश्वास जरूर मर जाएगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो आपकी मौजूदगी शाश्वत हो जाएगी। इसलिए
जितने भी आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आने वाले हैं, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम की बात कर लें, ऑनलाइन क्लासेस की बात कर लें, फ्री होम डिलीवरी की बात कर लें, सबके पीछे एक ही भाव छुपा है और वो है ईमानदारी। अगर इस पूरी चेन में ईमानदारी नहीं आई तो फिर इस देश का पूरा की पूरा कामकाज ठप हो जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे और बिजनेस मॉडल्स भी चलेंगे नहीं। अगर आपको ये लगता है कि आप घर पर रहकर वर्क फ्रॉम होम को छुट्टी की तरह इस्तेमाल कर लेंगे तो आप समझ लीजिए ना तो आपका कुछ होने वाला है और आपकी कंपनी भी नुकसान में ही जाएगी। आपको याद होगा कल ही हमने जीवन और मृत्यु की बात आपके साथ की थी और आज हमें एक बार फिर इस चर्चा को छेड़ना होगा। आज हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता इरफान खान की 53 वर्ष की उम्र में मौत हो गई, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी मृत्यु आखिर क्या है। ये नियति है या फिर उनके शरीर में आया एक टेक्निकल ग्लिच है? क्या इरफान के जन्म के साथ ही उनकी मृत्यु की तारीख तय हो गई थी या फिर एक बीमारी ने उनके सफर को समय से पहले रोक दिया? इरफान खान के शरीर में आए इस टेक्निकल ग्लिच यानी बीमारी का नाम था एंडोक्राइन ट्यूमर। ये एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी होती है और आप सोचिए इरफान का दुर्भाग्य, 1 लाख लोगों में किसी एक को यह बीमारी होने का खतरा होता है। 1 लाख लोगों में एक व्यक्ति को, यानी इस बीमारी से मरने के लिए भी आपको बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली होना पड़ेगा। इरफान भाग्यशाली रहे क्योंकि उन्होंने करोड़ों लोगों का प्यार जीता, उन्होंने इतना शानदार काम किया, पूरी दुनिया में आज उनके बारे में बात हो रही है। ये उनकी पूंजी है, ये उन्होंने कमाया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ऐसा ही व्यक्ति मौत से हार गया क्योंकि उसे ऐसी बीमारी हुई जो 1 लाख लोगों में सिर्फ एक को होती है। इसे आप क्या कहेंगे? नियति कहेंगे, किस्मत कहेंगे, या फिर आप ये समझेंगे कि ये कोई लॉटरी की टिकट की तरह था और उनके शरीर में ये एक टेक्निकल ग्लिच आ गया जो किसी भी इंजन में आ सकता है। आप इरफान खान के जीवन को जब करीब से देखेंगे तो समझेंगे कि उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी थी। ऐसे लोग कभी मरते नहीं, ऐसे लोग हमेशा जीवित रहते हैं। उन्हें उनका शानदार काम अमर बना देता है। कल हमने आपसे अमरता का जिक्र किया था कि अमर कैसे हो सकते हैं। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में इंसान कब अमर होगा यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जीवन की प्रयोगशाला में अमर होने का एक तरीका हमें इरफान आज सिखा कर गए हैं और वो तरीका है कि आप जीवन को एक रंगमंच बना लें और रंगमंच को जीवन की तरह स्वीकार कर लें। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने एक बार कहा था कि किसी व्यक्ति को अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए जैसे वो अभिनय कर रहा हो और एक अभिनेता को अभिनय ऐसे करना चाहिए जैसे वो जीवन जी रहा हो। इरफान खान ठीक ऐसा ही करके हमारे बीच से गए हैं। वो अभिनय की बारीकियां तो जानते थे, लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। आज इरफान की मृत्यु ने हमारा ध्यान एक और सत्य की तरफ खींचा है और वो सत्य यह है कि कोरोना वायरस की महामारी के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ना तो जन्म पहले की तरह होंगे और ना ही मृत्यु पहले की तरह होगी। मृत्यु की प्रथाएं भी बदल जाएंगी, जन्म की प्रथाएं भी हमेशा के लिए बदल जाएंगी। आज इरफान खान के अंतिम संस्कार में सिर्फ 12 लोग शामिल हुए। 12 लोग। कहा जाता है आपने अपने जीवन में क्या कमाया है, आपकी पूंजी, असली पूंजी क्या है, इसका पता आपके अंतिम संस्कार, आपके जनाजे या फिर आपकी अंतिम यात्रा के दौरान लोगों की संख्या देखकर पता चलता है। जितने ज्यादा लोग आपकी अंतिम यात्रा में आएंगे उससे ऐसा लगता है कि जीवन में आपने उतना ही ज्यादा कमाया। यही असली कमाई है। लेकिन अभिनय की असीम पूंजी हासिल करने वाले इरफान खान के जनाजे में सिर्फ 12 लोग ही आज आ पाए। लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर इरफान खान को श्रद्धांजलि देने वालों में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर करोड़ों आम लोग तक शामिल थे। हमारे देश में बहुत सारे क्या ज्यादातर लोग हमारे देश में ऐसे थे जिन्होंने इरफान खान से कभी भी निजी रूप से मुलाकात नहीं की। उन्हें सिर्फ बड़े पर्दे पर देखा है, सिर्फ उनकी फिल्मों को देखा है, उनके काम को देखा है। लेकिन आज ये सारे लोग इस तरह उदास थे जैसे उनके बीच में उनके परिवार का कोई सदस्य चला गया हो। इरफान खान आज दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे और अब भी ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा में कोई भीड़ नहीं थी। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। यह अजीब विडंबना है कि सिर्फ 4 दिन पहले ही उनकी मां का भी देहांत हो गया था और वो लॉकडाउन की वजह से अपनी मां के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने मोबाइल फोन पर ही अपनी मां का अंतिम संस्कार होते हुए देखा था। मृत्यु से पहले इरफान खान के आखिरी शब्द जो थे वो थे, अम्मी मुझे लेने आ गई हैं।
यानी यही उनकी रियल लाइफ का आखिरी डायलॉग था। और यकीन मानिए, इससे शानदार, इससे बड़ा डायलॉग हो नहीं सकता। शायद ये उनके जीवन का सबसे सशक्त डायलॉग था, जब उन्हें अपने आखिरी क्षणों में यह लगा कि उनकी अम्मी उन्हें लेने आ गई हैं। इस डायलॉग में, इस तथ्य में, इन शब्दों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। मृत्यु उम्र नहीं देखती, मृत्यु के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मृत्यु के लिए सभी धर्मों और जातियों में पैदा हुए लोग एक समान होते हैं। इसलिए कहते हैं कि मृत्यु धर्मनिरपेक्ष होती है। मृत्यु सबके साथ समान भाव से एक जैसा बर्ताव करती है। मृत्यु कभी देर से नहीं आती, मृत्यु हमेशा समय पर पहुंचती है। और मृत्यु गरीब अमीर जाति पाति का भेदभाव भी नहीं करती। जन्म जब होता है, जीवन हमेशा भेदभाव करता है, क्योंकि जीवन जब आपके पास आता है तो जीवन आपको जाति में बांटता है, धर्म में बांटता है, अमीर गरीब में बांटता है। लेकिन मृत्यु आपके साथ कभी बेईमानी नहीं करती। मृत्यु को अब मां को अपने पुत्र से अलग कर सकती है, तो एक पुत्र को भी मां के जाने का सदमा दे सकती है। वैसे तो किसी कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इरफान खान जन्म से मुसलमान थे और वो सभी धर्मों में छिपी आध्यात्मिकता को समझने का प्रयास करते थे। इरफान खान कहते थे, आप अपनी आत्मा को सिर्फ अपने कर्म से ही निखार सकते हैं, यानी जो काम आप कर रहे हैं उसके प्रति बरती गई ईमानदारी ही आपको असली मोक्ष दिला सकती है। इरफान खान मौलिक अभिनेता थे, यानी उन्होंने कभी किसी की नकल नहीं की। यानी आपकी मौलिकता भी आपको अमर बना सकती है, और मौलिकता के साथ जीवन जीने वाले का मृत्यु भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए अगर आपको इरफान खान से कुछ सीखना है तो ये सीखिए कि मौलिकता से काम करना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। आज हमने इरफान खान की जीवन यात्रा का एक छोटा सा विश्लेषण तैयार किया है। आप ये विश्लेषण देखिए और सोचिए कि आप जीते जी मृत्यु पर विजय कैसे हासिल कर सकते हैं। और साथ ही जो जी परिवार है, जी टीवी का जो परिवार है, जी न्यूज़ का जो परिवार है, हमें और भी ज़्यादा दुख है इस बात का, क्योंकि इरफान खान का जी टीवी के साथ भी एक लंबा जुड़ाव रहा है। और आपको याद होगा, वर्षों पहले जी टीवी पर एक सीरियल आया करता था, बनेगी अपनी बात। उस सीरियल में इरफान खान जो हैं वो अभिनय किया करते थे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ तक कि जी न्यूज़ पर जब हमने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, उनमें भी इरफान एंकरिंग के लिए आया करते थे। वो सारी क्लिप्स आज हमने अपनी लाइब्रेरी से निकाली हैं और आपके लिए आज हम वो पेश कर रहे हैं, और यही हमारी इरफान को दी गई श्रद्धांजलि है। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है।